नमस्कार। देश की बात में हाजिर हैं। पहले बात ट्रेन एक्सीडेंट की जिसमें कई लोगों की जानें गई हैं, कई लोग घायल हो गए हैं। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में कंचनजंगा एक्सप्रेस को एक मालगाड़ी ने पीछे से टक्कर मार दी और जिससे कई बोगियां क्षतिग्रस्त हो गई। रेलवे बोर्ड की चेयरमैन जय सिन्हा ने कहा है कि इस हादसे में मालगाड़ी के चालक, सहायक चालक और कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन के गार्ड की भी मौत हुई है। रेलवे बोर्ड की चेयरमैन के मुताबिक मालगाड़ी के लोको पायलट ने सिग्नल ओवरशूट किया जिसके चलते वो कंचनजंगा एक्सप्रेस से टकरा गई। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पहुंचकर हालात का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी पहुंची और वहां पर स्थिति का जायजा लिया जा रहा है, बताया जा रहा है। अब हम देख सकते हैं रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव भी इस इलाके में, इस जगह पर पहुंचे और जो ये दुर्घटना हुई है उसकी समीक्षा की गई है। कंचनजंगा एक्सप्रेस का एक एक्सीडेंट हुआ है। ये ट्रेन अगरतला से सियालदा के लिए जा रही थी और इसका पीछे से एक्सीडेंट हुआ है, कोलिजन हुआ है एक गुड्स ट्रेन के द्वारा। प्रारंभिक इंफॉर्मेशन के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि गुड्स ट्रेन के ड्राइवर ने सिग्नल को डिसरिगार्ड किया है और रियर एंड से कंचनजंगा को हिट किया है। और आइए एक ट्रेन हादसा कैसे हुआ, एक एनिमेशन के ज़रिए हम कुछ देखने और समझने की कोशिश करते हैं। हम देख सकते हैं किस तरह से सियालदा जा रही थी कंचनजंगा एक्सप्रेस और ये अपनी गति से चल रही थी, लेकिन पीछे से एक मालगाड़ी आती है। ये कंचनजंगा एक्सप्रेस आगे बढ़ रही थी और पीछे से एक मालगाड़ी आती है और तब वो टक्कर हो जाती है। अब यही सूरत बनी। तो ये जो है मालगाड़ी जब आती है पीछे से उसकी गति तेज़ होती है और वो अपना सिग्नल तोड़ती है और इस तरह से जो पीछे की कंचनजंगा एक्सप्रेस की बोगियां हैं वो आप देख सकते हैं क्या उनकी परिस्थिति हुई। इस तरह से एक भयावह दृश्य बन जाता है जिसमें 9 लोगों की जान चली जाती है, कई लोग घायल होते हैं और यही इस तरह का जो ये दुर्घटना हुई है इसी से हमें पार पाने की ज़रूरत है। कवच एक तरह से एक सिस्टम है जिसको हमारी रेल मंत्रालय लगातार लगाने की कोशिश कर रहा है कि जो ह्यूमन एरर होता है, मानव से जो गलतियां हो जाती हैं वो ऐसे ना हो और इस तरह की दुर्घटना ना हो जिससे परिस्थितियां चिंताजनक बन जाती हैं और ये गंभीर मसला है। बहरहाल हमारे साथ इस मामले पर बात करने के लिए सब्यसाची डे CPRO उत्तर पूर्व फ्रंटियर रेलवे हमारे साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सब्यसाची जुड़ने के लिए। मेरा पहला सवाल यही है कि एक और ट्रेन हादसा हो गया है, 9 लोगों की जान चली गई, 50 घायल हुए हैं, कैसे हालात हैं इस समय? यू आर राइट। आपने जो बोला कि देखिए, मैं थोड़ा पहले एक बार ब्रीफ कर देता हूँ आपको इस एक्सीडेंट के बारे में। सुबह 9 बजे के करीब हुआ था एंड रियर से आके एक गुड्स ट्रेन ने कंचनजंगा को रियर से कलाइड किया जिसके चलते कंचनजंगा के 4 कोचेस अफेक्ट हुए। और अभी जो हमारे अपडेटेड फिगर्स है, अराउंड 9 इंजरीज हैं और अराउंड 46 9 डेथ्स हैं, अराउंड 46 इंजरीज हैं। एंड अभी एक्स ग्रेशिया भी अनाउंस हो चुका है ऑलरेडी इसके लिए। द रेस्क्यू वर्क ऑफ हमारे जो फंसे हुए जो पैसेंजर्स हैं उनका रेस्क्यू वर्क हैज बीन कंप्लीटेड। जो अनअफेक्टेड पोर्शन है जो ट्रेन की, अराउंड 1300 पैसेंजर्स को लेके इट हैज स्टार्टेड इज जर्नी टुवर्ड्स सियालदा। और जो अभी साइट पे हम जो हमारा साइट है वहाँ पे हम रिस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं। जो इंजर्ड हैं वो वहाँ पे नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज में एडमिटेड है। हमारे सीनियर ऑफिसर्स काफ़ी वहाँ पे पहुँचे हैं। कुछ ही देर में ऑनरेबल MR भी वहाँ पे पहुँचेंगे, मिनिस्टर ऑफ रेलवे भी पहुँचेंगे एंड द रिस्टोरेशन वर्क इज गोइंग ऑन इन फुल स्विंग।
बिल्कुल राहत की बात है कि रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हुआ है। अब रेल यातायात बिना बाधा के आगे बढ़े। बहुत अहम रूट है सब्यसाची जी जिस पर ये दुर्घटना हुई है। देश भर की इस इलाके को जोड़ता है देश भर से, और कई ट्रेनें आती जाती रही होंगी। रेल यातायात को लेकर कैसी इस समय स्थिति आप बता सकते हैं? हाँ जी, आप सही कह रहे हैं कि ये चिकन नेक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रूट है और ये मेन लाइन पे इफेक्ट हुआ है। हाउएवर हमने टोटल 24 ट्रेनें हैं जिनको हमने बाईपास किया है इस रूट से। हमारा एक पैरेलल रूट है, आलुवाबाड़ी बागडोगरा होके निकल जाती है जो, वहाँ से 24 ट्रेनों को हमने डाइवर्ट कर दिया है। और कुछ लोकल ट्रेन है, अराउंड 8 लोकल ट्रेन विच वी हैव प्लान टू कैंसिल, तो जिसके चलते जो ऑपरेशन है वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं हो रहा है। जी, हमारी ट्रेनें सुरक्षित रहें जो सफ़र है महत्वपूर्ण है। आम भारतीय नागरिक इससे सफ़र करता है। सरकार एक कवच के बारे में बात करती है जिससे एक हद तक हादसे रोके जा सकते हैं। जी देखिए, अभी तो मैं कह नहीं पाऊंगा कि मतलब क्या स्टेटस है, बट आप जो कह रहे हैं कि मुझे समझ आ रहा है कि कवच से शायद ये ना होता, बट इफ आई गेट सम इंफॉर्मेशन तब मैं आपको इसके बारे में बता सकता हूँ, कवच के बारे में इस सेक्शन में। जी, एक जानकारी के अनुसार कवच देश भर में 1500 किलोमीटर पटरियों पर लागू हो गया है। हालांकि हमारी जो रेल पटरियां करीब 1 लाख किलोमीटर में फैली हुई हैं, तो कैसे अमल में लाया जा रहा है? देखिए, मैं पूरे देश के बारे में तो मैं नहीं कह पाऊंगा, लेकिन ये है कि जो कवच है, जो आप जैसे कह रहे हैं कि पूरे देश को कवर करना है, हाँ ऑब्वियसली ये पूरे देश को इन द फ्यूचर वो कवर हो ही जाएगा। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सैंक्शंस आर आल्सो अवेलेबल एंड द वर्क भी आई थिंक किसी लेवल स्टेज पे है, विच आई एम नॉट श्योर राइट नाउ, मेरे पास वो इन्फॉर्मेशन है नहीं। एंड यस, व्हाट यू आर सेइंग इज कि वो 1500 किलोमीटर में है, एंड यस इट इज अ प्रूवन सिस्टम टू अवॉइड collisions, and maybe in future we will be in a position to avoid such cases. बिल्कुल, हाल के हुए हादसों में जो ट्रेन हादसे हुए हैं उनमें ह्यूमन एरर भी एक कारण बताया जाता है। कैसे दुरुस्त हो, आपका क्या असेसमेंट है? I'll say this कि मतलब ये आप जो कह रहे हैं, it might be a human error, might be a machine error, but right now the fact remains that the Kanchenjunga was hit from behind, पीछे से उसकी collision हुई थी, and the reason, the मतलब जो core reason है जिसके चलते ये collision हुआ, that is total a matter of investigation. Until and unless investigation complete हो, we cannot say, and it will be unfair on a lot of people अगर मैं इस point पे without a investigative procedure कुछ भी comment करता हूँ तो। जी, आखिरी सवाल ये कि रेलवे के सेफ्टी मेजर्स मजबूत करने के लिए क्या किया जा सकता है? सी देखिए, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच वी कैन डू जो सेफ्टी मेजर्स को मजबूत करने के लिए, और वो हो भी रहे हैं। एंड दिस ये जो एबरेशन जो आज है, आज का जो ये एक्सीडेंट हुआ, आई विल कॉल इट एबरेशन। इट इज मतलब इट इज नॉट द नॉर्म, ऑब्वियसली इट इज नॉट द नॉर्म। वी रन वन ऑफ द सेफेस्ट पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन द वर्ल्ड, एंड इट इज ट्रू कि इंडियन रेलवे वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चलाती है, and obviously we need to strengthen it and we'll work towards it. बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बहरहाल इस पर नज़र बनी जा रही है। हमारी कोशिश ये पूरी यही रहनी चाहिए कि हमारी जो ट्रेन में सफ़र हो वो सुरक्षित रहे। बहरहाल राजनीति भी शुरू हो गई। दार्जिलिंग में हुए भीषण रेल हादसे को लेकर राजनीति हो रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा है कि पश्चिम बंगाल में कंचनजंगा एक्सप्रेस के दुर्घटनाग्रस्त होने से कई लोगों की मृत्यु का समाचार अत्यंत दुखद है। विगत 10 वर्षों में रेल दुर्घटनाओं में हुई वृद्धि सीधा सरकार के कुप्रबंधन और उपेक्षा का नतीजा है। इसमें आए दिन यात्रियों के जान माल का नुकसान होता है। आज की दुर्घटना इसी वास्तविकता का एक और उदाहरण है। एक जिम्मेदार विपक्ष के रूप में हम इस भयावह नजरअंदाजी पर सवाल उठाते रहेंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि रेलवे की देखरेख करने वाला अब कोई नहीं है, यात्रियों की सुविधा पर किसी का ध्यान नहीं है। Sudrang, rail have become totally parentless. Only you can see railway at the time of inauguration. So many talking points and so many beautification of words, and just like it's a fashion.
but they don't take care about the passenger amenity. I'm sorry, I worked as a railway worker, so I know the things. Even they are not taking care for the railway officials, railway engineers, railway technical staff, safety security officials, and the workers also. वहीं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जो घटनास्थल पर पहुंचे हुए हैं, उनका कहना है कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अभी हमारा सारा फोकस है, रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट हुआ है, अभी रेस्टोरेशन पे पूरा फोकस है। ये मेन लाइन है और किसी भी तरीके से ये पॉलिटिक्स का समय नहीं है। अभी सारा फोकस होना चाहिए रेस्क्यू और रेस्टोरेशन पे। पैसेंजर सेफ्टी के लिए बहुत बड़ा फोकस है, कंप्लीट फोकस है, जैसा आप स्वयं जानते भी हैं। मैं इसके बारे में बाद में डिटेल में चर्चा करूंगा। और देश की बात में आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आगजनी की। आगजनी के मामले किस तरह से बढ़े हैं। उत्तराखंड से इम्फाल तक प्रचंड गर्मी के बीच हर दूसरे दिन कहीं ना कहीं से आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं। ये आग की समस्या इतनी विकराल है, इसका अंदाज़ा इन घटनाओं को अलग अलग देखने से पता नहीं चलता है। इसलिए एनडीटीवी की टीम ने 7 राज्यों का ब्यौरा एक जगह जमा किया है। हमारे 7 संवाददाताओं ने जो जानकारी जुटाई है वो चौंकाने और डराने वाली है। हम आज आपको उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब और देश की राजधानी दिल्ली के बारे में बता रहे हैं। पिछले 6 महीने में इन राज्यों में 38,000 आग लगने की घटनाएं हुई हैं। आग की इन घटनाओं से बड़े पैमाने पर जान और माल का नुकसान हुआ है। जाहिर है हमारे फायर फाइटिंग सिस्टम में कहीं ना कहीं कमी है। तो राजस्थान की बात पहले करें तो राजस्थान में आगजनी की 5,000 से अधिक घटनाएं सामने आई हैं। मार्च के बाद से जयपुर में 1,000 से ज़्यादा आगजनी की घटनाएं हुई, जिसमें 15 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। इनमें से ज़्यादातर घटनाएं शॉर्ट सर्किट की वजह से हुई हैं। मार्च के बाद सिविल डिफेंस के पास 412 शिकायतें पहुंची हैं। और जयपुर से हमारे सहयोगी सोमू आनंद जानकारी दे रहे हैं। आसमान से बरसती आग, तपती धरती और तेज गर्म हवाओं के बीच आगजनी की घटनाएं भी थमने का नाम नहीं ले रही हैं। राजस्थान में इस वर्ष आगजनी की 5,000 से अधिक शिकायतें आई हैं और ये इतने ही मामले करीब दर्ज किए गए हैं। इनमें घरों में लगने वाली आग और फैक्ट्रियों में लगने वाली आग जैसी छोटी बड़ी सभी तरह की घटनाएं शामिल हैं। इसमें जान माल का भारी पैमाने पे नुकसान हुआ है। फैक्ट्रियों में लगी आग ने करोड़ों और घरों में लगी आगों ने लाखों लाख रुपए का नुकसान किया है। खासतौर पे अगर हम आंकड़ों की बात करें तो सबसे अधिक आग के मामले जयपुर में ही सामने आते हैं और जयपुर में सिर्फ मार्च के बाद से अब तक जयपुर शहर में जो 2 नगर निगम हैं उनके आंकड़ों की बात करें तो 1,000 से अधिक शिकायतें आगजनी की दर्ज की गई हैं। इनमें सबसे अधिक जयपुर ग्रेटर नगर निगम का आंकड़ा है, जहां पर मार्च के बाद से अब तक आगजनी की 849 शिकायतें आई हैं। जयपुर में इन घटनाओं में करीब 1.5 दर्जन लोगों की दुखद मौत भी हुई है। इनमें एलपीजी गैस से लीकेज के बाद हुए मजदूरों की मौत और बॉयलर फटने से बस्ती में हुई मौत और उसके साथ साथ अभी हाल ही में एसी के शॉर्ट सर्किट की वजह से हुए दंपति की मौत का भी आंकड़ा शामिल है। वहीं इसके साथ साथ जो प्रदेश के बाकी हिस्से हैं, कोटा में भी 1,000 से अधिक मामले सामने आए हैं। वहीं अलवर में भी 100 से अधिक मामले सामने आए हैं। बीते महीने मई के महीने में अलवर में एक 9 साल के बच्चे की दुखद मौत भी आगजनी की घटना में हुई थी और जयपुर में भी इस तरह की मौतें हुई हैं। वहीं अगर जोधपुर की बात करें तो वहाँ भी आगजनी की 200 से अधिक मामले जो हैं वह सामने आए हैं। इन मामलों में सबसे बड़ी वजह घरों में खासतौर पे आग लगने की सबसे बड़ी वजह शॉर्ट सर्किट बताई जाती है। वहीं कुछ गाड़ियों में भी आग लगने की घटनाएं सामने आई हैं, जिनमें इंजन की खराबी और अत्यधिक हीट की वजह से उनमें आग लगने की घटनाएं सामने आई हैं। वहीं जो केमिकल फैक्ट्रियां हैं जहां पर आग लगी हैं, उनमें मशीनों में विस्फोट, उसके साथ साथ रासायनिक पदार्थ जो कि ज्वलनशील कुछ पदार्थ होते हैं, उनमें जो आग लगी है उसकी घटनाएं भी शामिल हैं। पूरे प्रदेश में 5,000 से अधिक आगजनी के मामलों का सामने आना यह बताता है कि राजस्थान में आगजनी की क्या स्थिति है और ये आंकड़े कितने भयावह हैं। जयपुर में ही 1.5 दर्जन से अधिक मौतें झकझोरती हैं और ये सब ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि इस गर्मी में आगजनी ने भी लोगों को खासी परेशानी में डाला है, जिसमें जान का नुकसान तो हुआ ही है,
बड़े पैमाने पे करोड़ों रुपए का नुकसान भी लोगों को झेलना पड़ा है। तो पंजाब में भी आगजनी की घटनाएं बढ़ी हैं। जनवरी से लेकर 16 जून तक फायर डिपार्टमेंट के पास 7,509 कॉल्स आई। अब तक आग लगने से 6 लोगों की मौत हो गई है। यहां पर भी आग लगने के मुख्य कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। चंडीगढ़ से गुरप्रीत सिंह ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। पंजाब में बात की जाए तो पिछले 5.5 महीने का जो हमने डेटा लिया है उसमें ये पाया जा रहा है कि जनवरी में यही फायर कॉल्स थी जो 238 के करीब आई और फरवरी में 265 के करीब आई, लेकिन ट्रेंड बढ़ता नज़र आ रहा है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती नज़र आई वैसे ही देखा गया तो अप्रैल में 1051 जो फायर कॉल्स पाई गई पंजाब में, पूरे पंजाब में। ये डेटा दर्शाता है कि कैसे अप्रैल में 1051 फायर कॉल्स पाई गई। वहीं अगर अप्रैल के बाद मई की बात की जाए तो 3,891 फायर कॉल्स जो पंजाब में पाई गई। और वहीं अगर जून की बात करें तो जून के 16 जून तक 1,774 कॉल अभी तक आई हैं जो फायर इंसिडेंट्स के अलग अलग जगहों पे। जो अगर इन ट्रेंड की बात करें तो फायर डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स का ये कहना है कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है वैसे ही फायर इंसिडेंट्स भी बढ़ते हैं। और पिछले 5.5 महीने में अगर ह्यूमन लाइफ की लॉस की बात की जाए तो करीबन 6 ह्यूमन लाइफ लॉस इन सारे फायर इंसिडेंट में हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज फायर डिपार्टमेंट के पास यही है कि फायर को कंट्रोल कैसे करना, रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे चलाना और ज़्यादा से ज़्यादा लॉस को बचाना, क्योंकि लॉस प्रॉपर्टी लॉस भी हो सकता है, साथ के साथ ह्यूमन लाइफ लॉस भी हो सकता है। और जो अभी तक फायर डिपार्टमेंट के ऑफिशियल से बात हुई है उनका ये कहना है कि जितनी भी फायर इंसिडेंट हुए उनमें अलग अलग कारण है, लेकिन कई जगहों पे, ज़्यादा जगहों पे ये भी पाया गया है कि जो शॉर्ट सर्किटिंग है, शॉर्ट सर्किट करके फायर इंसिडेंट या फायर लगी है वो, लेकिन उसकी जांच हर पहलू से की जा रही है। जब तक पूरी जांच नहीं होती, सभी फायर इंसिडेंट्स के जो रीज़न है वो पता नहीं चलते, तब तक इसका पुख्ता सबूत देना कि फायर जो लगी है वहाँ पे शॉर्ट सर्किट करके लगी है या कोई और कारण है। जून में अभी तक 16 जून तक 1,774 जो फायर इंसिडेंट हुए हैं। अब देखते हैं, क्योंकि पंजाब सरकार के लिए, फायर डिपार्टमेंट के लिए इस समय सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि फायर कॉल्स भी बढ़ रहे हैं, फायर इंसिडेंट भी बढ़ रहे हैं। कैमरामैन राजेश के साथ गुरप्रीत सिंह चीना, 4 NDTV, चंडीगढ़, पंजाब। मध्य प्रदेश में गर्मी के मौसम में आग लगने की घटनाओं में बढ़ोतरी दर्ज हुई है। अग्निशमन विभाग के मुताबिक मार्च, अप्रैल, मई इन 3 महीनों में घटनाएं बढ़ जाती हैं। भोपाल में ही पिछले 3 महीनों में औसतन 200 से 250 घटनाएं सामने आई। मंत्रालय में ही 2 बार आग लग गई। सबसे ज़्यादा इंदौर में छोटी बड़ी आग लगती है। प्रदेश में औसतन 10 से 12 हज़ार शिकायतें विभाग में पहुंची हैं। और भोपाल से अमृतांशी जोशी ज़्यादा जानकारी दे रही हैं। मध्य प्रदेश में गर्मी के मौसम में आग लगने की घटनाओं में बढ़ोतरी दर्ज हुई है। अग्निशमन विभाग के मुताबिक जो गर्मी का मौसम होता है, खासतौर पर जो 3 महीने होते हैं, जो कि मार्च, अप्रैल और मई होता है, इसमें आग लगने की घटनाएं सबसे ज़्यादा सामने आती है। इसमें ये भी पाया गया है कि गर्मी के मौसम में अचानक बिजली की बढ़ोतरी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। जो उपकरण होते हैं उन पर लोड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसी कारण आग लगने की घटनाएं भी सबसे ज़्यादा बढ़ जाती हैं। सबसे ज़्यादा देखा गया है कि शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की घटनाओं में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। राजधानी भोपाल की अगर बात करें तो अगर इन 3 महीनों की बात की जाए तो इसमें 200 से 300 औसतन शिकायतें अग्निशमन विभाग के पास पहुंची हैं। इसके अलावा 4 से 5 शिकायतें रोजाना के स्तर पर अग्निशमन विभाग के पास पहुंच रही हैं। पूरे प्रदेश भर की अगर बात की जाए तो जो बड़े महानगर हैं, खासतौर से जो बड़े शहर हैं, भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर, सबसे ज़्यादा आग लगने की घटनाएं यहीं पर सामने आती हैं। वजह ये होती है, जो हॉस्पिटल्स होते हैं, जो मॉल्स होते हैं, जो दुकानें होती हैं, यहाँ पर शॉर्ट सर्किट के कारण, लोड ज़्यादा बढ़ने के कारण आग लगने की घटनाओं में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सबसे ज़्यादा अगर कहीं आग लगने की घटनाएं देखी गई हैं, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, तो वो इंदौर शहर में देखी गई हैं। इसके अलावा पूरे प्रदेश भर में कम से कम 10 से 15 हज़ार शिकायतें अग्निशमन विभाग के पास पहुंची हैं। इसमें छोटी और बड़ी आग सभी शामिल है।
लगातार आग लगने की शिकायतों को लेकर अग्निशमन विभाग ने इस बार खास तौर पर गर्मियों के पहले अवेयरनेस कार्यक्रम भी चलाया था, जिससे कि अगर कहीं पर आग लग रही हो तो जहां पर वो जगह आग लग रही है वहां पर जो फायर इक्विपमेंट्स हैं वो पूरी तरीके से मौजूद रहें, और वहां पर बाकायदा जाकर लोगों को ट्रेनिंग भी दी गई, जिससे कि जो फायर सेफ्टी के इक्विपमेंट्स हैं वो उनको आसानी से चला पाएं। लेकिन मध्य प्रदेश में कई अभी सरकारी दफ्तर और कई जगहें ऐसी हैं जहां पर अभी तक फायर की एनओसी नहीं है। एनओसी नहीं होने के बावजूद कई जगहों पर एनओसी को रिन्यू भी नहीं किया गया है। मंत्रालय में ही 2 बार इस गर्मी के मौसम में आग लगी है। मंत्रालय के जो टॉप फ्लोर हैं उसमें आग लगी है, और जो फायर सेफ्टी के स्पेशलिस्ट होते हैं उनका मानना है कि जब ऊपरी फ्लोर पर आग लगती है या फिर कहीं बेसमेंट में आग लगती है तो उसे बुझाना काफ़ी मुश्किल सा हो जाता है, एक बड़ा टास्क हो जाता है। हालांकि मध्य प्रदेश में कब इसको लेकर जो है जाहिर तौर पर एक कड़क चेकिंग अभियान चलाया जाएगा कि किसके पास एनओसी है या नहीं, क्योंकि जब आग लगने की घटनाएं होती हैं और जब बड़े नुकसान होते हैं तब जो है प्रशासन जागता हुआ नजर जरूर आता है। लेकिन 10 से 15 हज़ार घटनाएं अगर आग लगने की पूरे प्रदेश भर में गर्मी के मौसम में सामने आ रही है तो वाकई ये एक चिंताजनक स्थिति है। भोपाल से कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ अमृतांशी जोशी, एनडीटीवी। छत्तीसगढ़ में भी जनवरी से अब तक 3,766 आगजनी से संबंधित कॉल्स आई हैं। जनवरी से लेकर अब तक आग की 443 आगजनी की घटनाएं सामने आई। यहां आगजनी की घटना में 11 लोगों की मौत भी हुई। आग लगने की वजह ज़्यादातर शॉर्ट सर्किट ही बताई गई है। रायपुर से ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं जुल्फिकार अली। छत्तीसगढ़ में जनवरी से लेकर अब तक 2024 में 3,766 कॉल आगजनी के आए। फायर ब्रिगेड के पास ये कॉल पहुंचे और फायर ब्रिगेड की टीम जब मौके पर पहुंची तो 441 घटनाएं फायर ब्रिगेड ने आगजनी की दर्ज की हैं, जिसमें 2 बड़ी घटनाएं हैं। एक बेमेतरा की बड़ी घटना जिसमें एक बारूद फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई, 8 लोग लापता हो गए थे। दूसरी घटना राजधानी रायपुर की थी, जहां एक गद्दा फैक्ट्री में आग लगी, जिसमें 2 महिलाएं जलकर खाक हो गई थी। हालांकि 441 घटनाओं में प्रदेशवासियों को, प्रदेश के लोगों को करोड़ों रुपए की क्षति हुई है। और इन घटनाओं के पीछे की जो वजह सामने आई उनमें अधिकांश घटनाएं शॉर्ट सर्किट की वजह से हुई हैं। और जानकारों का ये कहना है कि शॉर्ट सर्किट इसलिए गर्मियों में बढ़ जाता है क्योंकि जो इलेक्ट्रिक लोड है वो बढ़ता है। घरों में एसी, फ्रिज, कूलर जो का उपयोग बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक लोड बढ़ने से जिन तारों की कैपेसिटी नहीं होती लोड उठाने की, वो तार जलने लगते हैं और उनमें एक शॉर्ट सर्किट होता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर भी बाहर का 45 डिग्री से ज़्यादा होता है तो आग तेज़ी से फैलती है। और यही वजह है कि इन तमाम इक्विपमेंट का उपयोग से गर्मियों में खासकर आगजनी की बड़ी वारदातें होती हैं। हालांकि छत्तीसगढ़ में 441 ही बड़ी आगजनी की घटनाएं देखी गई, लेकिन उसमें माल का तो बहुत नुकसान हुआ, लेकिन 2 घटनाएं ही रिकॉर्ड हुई हैं जिसमें जान का नुकसान हुआ है। एक बेमेतरा की, दूसरी राजधानी रायपुर की। रायपुर से जुल्फिकार अली, एनडीटीवी के लिए। और दिल्ली में भी इस साल आग लगने की घटनाओं में तेज़ी से इजाफा हुआ है। इस साल अब तक 12,500 से ज़्यादा आग लगने की घटनाएं हो चुकी हैं, जिनमें 55 लोगों की जान भी गई। आग की इन वारदातों की सबसे बड़ी वजह बिजली है। करीब 50% घटनाएं शॉर्ट सर्किट की वजह से हुई हैं। इस साल 29 मई को आग लगने की सबसे ज़्यादा 183 कॉल्स आईं। इससे पहले 2023 और 2022 में आग की करीब 22,000 घटनाएं सामने आई थी। वहीं 2021 में 19,000 मामले सामने आए थे। ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं मुकेश सिंह सेंगर। दिल्ली में भीषण गर्मी के बीच आग लगने की घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। रविवार को दिल्ली के मुंडका इलाके में एक एलईडी बल्ब बनाने की फैक्ट्री में आग लग गई, जिससे पूरी फैक्ट्री जलकर खाक हो गई। आग बुझाने के लिए दमकल की करीब 35 गाड़ियां मौजूद थीं, फिर भी घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो दिल्ली फायर डिपार्टमेंट को 2021 में 27,370 कॉल मिली, 2022 में 31,031 कॉल्स मिली, 2023 में 31,399 कॉल्स मिली, जबकि 2024 में 11 जून तक 17,524 कॉल्स मिली। फायर डिपार्टमेंट के मुताबिक इनमें 70% जो कॉल थी वो आग लगने की घटनाओं की थी। और आग लगने की सबसे बड़ी वजह जो निकल कर आई है वो है इलेक्ट्रिसिटी। फायर डिपार्टमेंट के मुताबिक अब तक की जो जांच हुई है उसके हिसाब से
दिल्ली में जो आग लगने की घटनाएं हुई हैं उनमें 50% घटनाएं ऐसी हैं जिनमें आग शॉर्ट सर्किट से लगी, यानी कि तापमान ज़्यादा होने की वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ और आग लग गई। जांच में ये भी बात सामने आई है कि तमाम जगहों पर एसी या किसी दूसरे जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं उनकी वजह से आग लगी है। फायर डिपार्टमेंट के मुताबिक 2023 के मुकाबले 2024 में आग लगने की घटनाओं में करीब 35% की बढ़ोतरी हुई है, यानी कि इस साल आग लगने की ज़्यादा घटनाएं हो रही हैं। अगर हम बात करें आग लगने से हुई मौतों का तो 2024 में अब तक आग लगने से 55 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि 2023 में जो शुरुआती 6 महीने थे तब 37 लोगों की जान गई थी। यानी कि इस साल जो मौत का आंकड़ा है लोगों का वो भी ज़्यादा है और पिछले साल के मुकाबले आग लगने की घटनाओं में ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। अभी हाल ही में दिल्ली के विवेक विहार इलाके में एक नर्सिंग होम में आग लग जाने से 7 बच्चों की मौत हो गई थी, जो इस साल की एक तरह से सबसे बड़ी घटना है जिसमें एक साथ इतने लोग मारे गए हैं। तो कुल मिलाकर इस साल अधिक तापमान होने से, भीषण गर्मी होने से आग लगने की घटनाएं ज़्यादा हो रही हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो कारण है वो है शॉर्ट सर्किट। नई दिल्ली से कैमरामैन रोहित विश्वकर्मा के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। और उत्तराखंड के जंगलों में कई जगह भीषण आग लगी। इस सीज़न में जंगलों में लगी आग ने अब तक 10 लोगों की मौत हुई। यहाँ पर पिछले 24 घंटे में उत्तराखंड में 5 जगह पर आग लगने की घटनाएं सामने आई। अब तक इस सीज़न में आग की 1242 घटनाएं सामने आई और इससे करीब 1600 से ज़्यादा हेक्टेयर इलाके को नुकसान पहुँचा है। किशोर रावत दे रहे हैं और जानकारी। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटों में 5 जगहों पर आग लगने की घटनाएं दर्ज की गई है, जिसमें गढ़वाल और कुमाऊं में 2-2 जगह और वन्यजीव क्षेत्र यानी रिजर्व फॉरेस्ट में 1 जगह आग लगने की घटनाएं दर्ज की गई है। इस साल अब तक यानी इस साल फायर सीज़न में अब तक 10 लोगों की मौत आग बुझाने के दौरान हुई है, जिसमें कुमाऊं में 9 और गढ़वाल में 1 जगह है। वहीं 1242 जगहों पर आग लगने की घटनाएं अब तक फायर सीज़न में दर्ज की गई है, जिसकी वजह से 1690 से ज़्यादा क्षेत्र आग लगने की वजह से प्रभावित हुआ है। वहीं अगर पूरे ओवरऑल गढ़वाल और कुमाऊं की बात करें इस फायर सीज़न में, तो गढ़वाल में 532, कुमाऊं में 596 और रिजर्व फॉरेस्ट में 112 जगहों पर आग लगने की घटनाएं दर्ज की गई है। इसके अलावा पिछले 3 सालों की अगर आंकड़ों की बात करें तो साल 2024 में सबसे ज़्यादा 2171 जगहों पर आग लगने की घटनाएं दर्ज की गई थी। साल 2023 में 718 जगहों पर आग लगने की घटनाएं दर्ज की गई थी। वहीं अब तक साल 2024 में 1242 जगहों पर आग लगने की घटनाएं दर्ज की गई है। वहीं आग लगने की घटनाओं की सबसे बड़ी वजह बारिश का नहीं होना है, तापमान का बढ़ना है, जिसकी वजह से ड्राई सीज़न हो गया और जंगलों की आग लग रही है। लेकिन वन विभाग का मानना है कि दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो लोगों द्वारा जंगलों में आग लगाना है, जिसमें कई लोगों को पकड़ा भी गया है, मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं और अज्ञात मुकदमों में करीबन 450 से ज़्यादा वन विभाग ने ऐसी घटनाएं पाई है जिसमें लोगों द्वारा जंगलों में आग लगाई गई है। वहीं अब सबकी नज़र मौसम विभाग के उस प्रेडिक्शन पे है, जिसमें मौसम विभाग ने कहा है कि 17 जून से देर शाम पूरे प्रदेश में बारिश की संभावना है और वहीं 18 जून से लगातार प्रदेश में बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक 18 तारीख से प्रदेश में प्री मानसून दस्तक दे देगा, तो वहीं 24 और 25 जून को उत्तराखंड में मानसून की दस्तक हो जाएगी। अब ऐसे में जहां एक तरफ लोगों को लगातार गर्मी से निजात नहीं मिल पा रही है और दूसरा जंगलों में आग लगी है, अब मौसम विभाग के इस अलर्ट पर सबकी नज़र है और वन विभाग के साथ सरकार की भी इसमें नज़र है कि बारिश होगी तो ऐसे में जंगलों की आग बुझ पाएगी और लोगों को और जो सिस्टम है जी लगातार आग लगने से ना सिर्फ लोग परेशान हैं बल्कि सिस्टम भी काफ़ी परेशानी में है। तो ऐसे में मौसम विभाग के इस पूर्वानुमान पे सबकी नज़र है और जब अब बारिश होगी सभी को उम्मीद है कि ना जंगलों की आग भी बुझेगी और लोगों को गर्मी से राहत भी मिल पाएगी। देहरादून से एनडीटीवी इंडिया के लिए किशोर रावत। उधर हिमाचल प्रदेश में जंगलों में 1100 से ज़्यादा आग लगने के मामले सामने आए हैं। इस आग में 10,000 हेक्टेयर से ज़्यादा
जंगल खाक हो गए जलकर, जिसमें कई करोड़ों का नुकसान हुआ है। वहीं पिछले 15 दिनों में आग की घटनाओं में 3 गुना बढ़ोतरी हुई। वन विभाग के मुताबिक पिछले 10 सालों से आग के मामले बढ़ रहे हैं। सिर्फ एक साल 2021 ऐसा रहा जब जंगल की आग की 33 घटनाएं सामने आई। इसके अलावा 2022 में 860 और 2023 में जंगल में आग लगने के 681 मामले सामने आए। वीडी शर्मा दे रहे हैं जानकारी। हिमाचल प्रदेश में अगर इस साल आग की घटनाओं की बात करें तो 10,000 हेक्टेयर से ज़्यादा भूमि पर आग लग चुकी है। 1100 के करीब आग की घटनाओं के मामले दर्ज भी हो चुके हैं हिमाचल प्रदेश में। और अगर मैं पिछले 15 दिनों की बात करूं तो 15 दिनों में 4 गुना हिमाचल प्रदेश में आग की घटनाओं के मामले आ चुके हैं। लगातार ये इजाफा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और लगातार आग की घटनाएं बढ़ रही है। और अगर मैं आग लगने की बात करूं तो कैसे आग लगती है, इसकी वजह ये है कि कुछ लोग जो है हरी घास उगाने के चक्कर में जो है जंगलों में आग लगाते हैं कि आने वाले समय में जब बरसात का मौसम आएगा तो हरी घास लगेगी। उस वजह से जंगलों में आग की घटना इतनी बढ़ जाती है कि पूरे की पूरी वन संपदा नष्ट हो जाती है। दूसरा बड़ा कारण ये है कि कुछ शरारती तत्व जो है जंगलों में आग लगाते हैं, उसकी वजह से भी जो है आग फैल जाती है और पूरी वन संपदा नष्ट हो जाती है। तो ये बड़ा कारण है। लेकिन कार्रवाई की अगर मैं बात करूं तो हर साल जो है वन विभाग ये कहता है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, सैटेलाइट के माध्यम से जो है हम इन पर निगरानी कर रहे हैं। लेकिन ऐसा जो है इसके नतीजे ये होते हैं कि लगातार आग की घटनाएं बढ़ती जाती है हिमाचल प्रदेश में और ये वन संपदा को हर बार नुकसान होता है। इस बार तो भीषण गर्मी भी है, लू जैसी स्थिति है। अगर मैं बात करूं हिमाचल प्रदेश के ज़िलों की तो मंडी, कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर, सोलन, शिमला, लाहौल स्पीति, चंबा, कुल्लू, हर जगह जो है आग की घटनाएं लगातार बढ़ रही है और ये इजाफा लगातार हिमाचल प्रदेश में हो रहा है। वीडी शर्मा, NDTV, शिमला। तो ये तो बस एक झलक है ग्लोबल वार्मिंग की कि कितना असर पड़ता है। 7 राज्यों में 6 महीनों में 38,000 आगजनी की घटनाएं हुई हैं। ये हमारे सहयोगियों ने हमें बताया। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, तुरंत लौटते हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस खेमे में गतिविधियां बढ़ रही हैं। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी वायनाड लोकसभा सीट छोड़ेंगे और रायबरेली से सांसद बने रहेंगे। राहुल गांधी इस बार रायबरेली वायनाड दोनों सीटों से जीते थे। साथ ही अब ये सवाल भी उठ रहा है क्या राहुल गांधी बनेंगे नेता विपक्ष। तो महत्वपूर्ण है, हमारे सहयोगी मनोरंजन भारती इस पर दे रहे हैं और जानकारी। ये लगभग तय हो चुका है कि राहुल गांधी वायनाड की सीट छोड़ेंगे और रायबरेली की सीट अपने पास रखेंगे। इस बारे में राहुल गांधी के तरफ से लोकसभा सेक्रेटेरिएट को पूछा गया कि क्या नियम है, तो लोकसभा सेक्रेटेरिएट से उनको बताया गया कि यदि कोई भी व्यक्ति 2 जगह से चुनाव जीतता है तो चुनाव परिणाम आने के 14 दिनों के भीतर उन्हें एक सीट छोड़नी होती है। यदि कोई सांसद ऐसा नहीं करता है तो उसकी दोनों सीटें जो है रिक्त मानी जाएगी। उसके बाद राहुल गांधी ने यह तय किया है करीब करीब कि वो वायनाड की सीट छोड़ेंगे और रायबरेली की सीट से सांसद रहेंगे। आपको बता दूं कि रायबरेली से राहुल गांधी 3,90,000 वोटों से जीते, जबकि वायनाड से 3,64,000 वोटों से जीते। रायबरेली में राहुल गांधी का मार्जिन सोनिया गांधी से 10% ज़्यादा वोट उनको मिले, यानी उनको 66.17% वोट मिले, जबकि वायनाड में राहुल गांधी को 60% वोट मिले, लेकिन पिछले बार के मुकाबले ये 5% कम थे। तो अब ये सवाल उठता है कि वायनाड के सीट से कौन लड़ेगा। इस बात की काफ़ी चर्चा है कि वायनाड से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ें, क्योंकि जब राहुल गांधी गए थे केरल अपने दौरे पर और वायनाड के लोगों को थैंक्स करने के लिए, वहाँ पे उन्होंने कहा था कि वो एक ऐसा कैंडिडेट देंगे कि आप सब खुश हो जाएंगे। उसके बाद सबको लगने लगा कि शायद प्रियंका गांधी यहाँ से चुनाव लड़ें, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि कोई लोकल कांग्रेसी जो है वो भी वायनाड से चुनाव लड़ सकता है। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि क्या राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता होंगे, क्योंकि 10 साल बाद कांग्रेस को ये मौका मिल रहा है कि उनको विपक्ष का नेता का पद दिया जाए। तो अभी तक जो हमारे सूत्रों के अनुसार राहुल गांधी ने अभी तक इस पर मन नहीं बनाया है। उनका कहना है कि नहीं, वो अभी तक तय नहीं कर पाए। आपको बता दें कि राहुल गांधी को एक वक्त में मनमोहन सिंह के कैबिनेट में भी मंत्री, जूनियर मंत्री बनाने की बात हुई थी, उस वक्त भी उन्होंने मना कर दिया।
तो लोकसभा में कांग्रेस के नेता या विपक्ष के नेता पद के लिए गौरव गोगोई के नाम की चर्चा है, मनीष तिवारी के नाम की चर्चा है, बाकी नेताओं के भी नाम की चर्चा है। गौरव गोगोई जो है हिंदी अंग्रेजी बहुत अच्छा बोलते हैं, पिछली लोकसभा में भी उनका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा था। शशि थरूर के भी नाम की चर्चा है, लेकिन लोगों का कहना है कि कर्नाटक से जो है वो लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा में जो है वो खड़गे साहब खुद हैं, कांग्रेस प्रेसिडेंट भी हैं, इसलिए ये पद इस बार नॉर्थ इंडियन को जाना चाहिए। तो कई नामों की चर्चा चल रही है, लेकिन राहुल गांधी ने को ऐसा लगता है सूत्रों के हवाले से कि राहुल गांधी शायद लोकसभा में विपक्ष के नेता का पद ना संभाले। हालांकि अंतिम फैसला वायनाड से कौन लड़ेगा और विपक्ष का नेता कौन बनेगा, ये फैसला गांधी परिवार को करना है। मणिपुर की सुरक्षा को लेकर आज गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में अहम बैठक हुई। इस बैठक में सेना प्रमुख, मणिपुर के डीजीपी समेत कई बड़े अधिकारी शामिल हुए। मणिपुर में लंबे वक्त से तनाव के हालात हैं। बैठक में हालात की समीक्षा और सुरक्षा इंतजाम बढ़ाने पर चर्चा हुई। हिमाचल प्रदेश में पड़ रही गर्मी से जल स्रोतों में पानी का स्तर घट गया है, जिससे जल संकट गहरा गया है। राजधानी शिमला पानी की किल्लत से जूझ रहा है। 4-5 दिनों में एक बार पानी की सप्लाई की जा रही है, जिससे लोग काफ़ी परेशान हो गए हैं। इसके अलावा शहर के उपनगरों में लोग 5 दिनों से पानी का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि जल प्रबंधन निगम का दावा है कि शहर में 2 दिन बाद पानी की सप्लाई आएगी, लेकिन हकीकत कुछ और ही बताई जा रही है। शिमला के शौचालय में भी पीने के पानी का ही प्रयोग किया जाता है। इस पर भी निगम अलग से पाइप बिछाने की योजना बना रहा है। शिमला में टैंकर से भी पानी की सप्लाई की जा रही है। उम्मीद है कि जल्द बारिश होगी और पानी के संकट से यहां निजात मिलेगी, लेकिन इस सप्ताह मौसम में कोई बड़ा बदलाव नहीं होने वाला है।